क्या चाइना अगला दलाई लामा किडनैप करके खुद से बनाएगा? तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु 14वें दलाई लामा ने चीन की उस साजिश को बेनकाब कर दिया जो अब तक गुपचुप चल रही थी। चीन चाहता है कि दलाई लामा मरे और फिर वो अगला अवतार वो खुद चुने, लेकिन दलाई लामा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उसका चयन परंपरा के हिसाब से होगा, ना कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। सबसे बड़ा सवाल, क्या चाइना एक फर्जी दलाई लामा खड़ा करेगा जो सिर्फ उसका पालतू बनकर के बौद्ध धर्म का मुंह बंद करे? क्या चाइना गोल्डन अर्न की आड़ में बौद्ध धर्म को हाईजैक करने की साजिश कर रहा है? क्या भारत में होगा अगला असली दलाई लामा? और क्या ये चीन के लिए सबसे बड़ा कूटनैतिक झटका बनेगा? इस वीडियो में समझते हैं रिलीजियस रीइंकार्नेशन के नाम पर चल रही राजनीतिक पुनर्जन्म की लड़ाई, जहां चाइना की चाल है, धर्म की ताकत है और भारत की भूमिका, तीनों टकरा रही है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने अपने उत्तराधिकारी के चयन को लेकर के एक स्पष्ट और एक बहुत बड़ा बयान दिया है, लेकिन भविष्य में बहुत विवाद होने वाला है, उसकी नींव पड़ चुकी है। उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का जो चयन है वो तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार होगा और इस प्रक्रिया में चीन की कोई भी भूमिका नहीं होगी। दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंप दी है। कोई अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए चीन की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया है। दलाई लामा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कोई और अगले दलाई लामा की नियुक्ति नहीं कर सकता। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना मौजूदा दलाई लामा की मौत के बाद खुद से अगले यानी कि 15वें दलाई लामा को नियुक्त कर सकता है। दलाई लामा की पहचान की अपनी एक प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल है, कैसे की जाती है। दलाई लामा की पहचान कैसे होती है? दलाई लामा की मृत्यु के बाद वरिष्ठ लामाओं की तिब्बती बौद्ध नेताओं की एक खोज समिति बनती है। पवित्र झील लहामो लात्सो में दर्शन, स्वप्न, ज्योतिषीय संकेत और अन्य रहस्यमयी संकेतों जैसे धुआं, बादल के आधार पर संभावित अवतार की खोज की जाती है। इस पूरे प्रोसेस, इस प्रक्रिया में संभावित बच्चों, आमतौर पर 2 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों की पहचान की जाती है। इन बच्चों का परीक्षण होता है जिसमें वो पिछले दलाई लामा की वस्तुएं जैसे कि छड़ी हो गई, चश्मा हो गया, किताबें हो गई, उसको पहचानते हैं। इस दौरान बच्चों को असाधारण आध्यात्मिक गुण दिखाने होते हैं। परंपरागत रूप से पंचेन लामा दलाई लामा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों एक दूसरे की पहचान में सहायता करते हैं। सेलेक्टेड बच्चे को लहासा, अब निर्वासन में धर्मशाला, ले जाया जाता है जहां उन्हें बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और तिब्बती संस्कृति की गहन शिक्षा दी जाती है। सवाल यहाँ पर यह है कि चाइना इतना इंटरेस्ट दलाई लामा में क्यों ले रहा है, क्यों दखल देना चाहता है? अगर चीन सफल हो गया तो क्या कुछ असर पड़ेगा? तो ये बेसिक से सवाल है, इसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो चाइना है वो दलाई लामा के चयन में दखल बिल्कुल देना चाहता है, क्योंकि ये तिब्बत पर अपने राजनीतिक, धार्मिक और रणनीतिक नियंत्रण को ना मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके आपस में कई सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मुख्य कारण धार्मिक और राजनीतिक नियंत्रण। चीन का मानना है कि दलाई लामा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तिब्बत को एकीकृत या जोड़े हुए हैं और हर तिब्बती को सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यदि चीन दलाई लामा को नियंत्रित कर लेता है तो वो तिब्बत को भी नियंत्रण में ला सकता है, उस पे कंट्रोल कर सकता है। दलाई लामा को तिब्बती बौद्ध समुदाय में एक जीवित ईश्वर के रूप में देखा जाता है जो उन्हें अत्यधिक आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रभाव देता है। अब एक गोल्डन अर्न प्रक्रिया, ऐतिहासिक दावे, ये भी समझ लेते हैं। चाइना 1793 से चली आ रही गोल्डन अर्न यानी कि स्वर्ण कलश जो प्रक्रिया के आधार पर अपने अधिकार का दावा करता है। इस पूरी प्रक्रिया में संभावित उत्तराधिकारियों के नाम एक स्वर्ण कलश में डाले जाते हैं और शासकीय अधिकारियों के निगरानी में एक नाम निकाला जाता है। चाइना का कहना है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म को केंद्र सरकार से मंजूरी बिल्कुल मिलनी चाहिए और ये चीन की सीमाओं के भीतर भी होना चाहिए, चाइना का कहना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया बेसिक। अब तिब्बत के रणनीतिक महत्ता क्या है? तिब्बत चाइना के लिए भू राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चाइना तिब्बत को हथेली और हिमालयी क्षेत्र जैसे कि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश को 5 उंगलियों के रूप में देखता है। हिमालय चीन की प्रतिरक्षात्मक और आक्रामक जरूरतों के लिए सर्वश्रेष्ठ फायदेमंद पॉइंट है, बिंदु है। प्राकृतिक संसाधन और जल नियंत्रण तिब्बत को एशिया का वाटर टावर
कहा जाता है, क्योंकि एशिया की अधिकांश प्रमुख जो मुख्य नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं। तिब्बत में 130 से अधिक खनिजों के भंडार हैं, जिसमें यूरेनियम, क्रोमाइट, बोरॉन, लिथियम और आयरन के विश्व के सबसे बड़े भंडार इसमें शामिल हैं। चाइना की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तिब्बत के इन संसाधनों के दोहन से आता है। चाइना ने सिनीसीकरण की नीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी के अनुसार ढालना है। इसके तहत तिब्बत बौद्ध धर्म के हर पहलू को नियंत्रण करना है और उसको परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में उदाहरण भी है। पंचेन लामा का एक मामला आता है 1995 में, जब दलाई लामा उन्होंने गेदुन चोकिया 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी, तो चाइना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद चाइना ने अपना पंचेन लामा नियुक्त किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य का बेटा था। और एक घटना दिखाती है कि चाइना धार्मिक नेताओं के चयन में कैसा हस्तक्षेप करता है और उसको क्या दिखाई देता है। 2007 में चाइना ने एक कानून तक पारित कर दिया, जिसके तहत दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया चीनी क्षेत्र में होनी चाहिए, ये भी लिखा था। इस कानून के अनुसार कोई भी विदेशी संस्था इस चयन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, स्पष्ट लिखा था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है और तिब्बत ही बौद्ध धर्म का केंद्र है। वही मौजूदा दलाई लामा की राजनीतिक विचारधारा चाइना से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो तिब्बत के लिए स्वायत्तता हमेशा उससे इसकी मांग करते रहे हैं। अपनी भड़ास निकालने के लिए चीन दलाई लामा को सेपरेटिस्ट, अलगाववादी मानता है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को नियंत्रित करके चाइना तिब्बत में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है और तिब्बती बौद्ध धर्म पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। चीन ये चाहता है कि भैया आप लौट आइए उस चीन स्वर्ण कलश की ओर, उस प्रणाली की तरफ। डालेंगे चिट्ठी, निकलेगा उसमें से दलाई लामा का नाम, उसमें लौट आइए। और ऐतिहासिक दावों का हवाला देकर के चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहता है, ताकि वो अपने पसंद का दलाई लामा पहुंचा सके। अगर चीन एक वफादार दलाई लामा की नियुक्ति कर देता है तो तिब्बती आंदोलन बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। इसका एक और मकसद है तिब्बत के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीयकरण से रोकना। मौजूदा दलाई लामा अपने यूरोपीय संपर्कों और अमेरिकी आउटरीच से काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइज इस मुद्दे को कर देते हैं। साथ ही यह भारत और पश्चिमी देशों के प्रभाव को भी कम करने की रणनीति है। चीन अगर इसमें सफल होता है तो भारत में दलाई लामा की उपस्थिति देश की धार्मिक सहिष्णुता की छवि को मजबूत करती है। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार का रहना भारत को तिब्बती स्वायत्तता आंदोलन का केंद्र बनाता है। भारत के लिए यह एक तरह से चीन पर लगाम लगाने की रणनीति है। दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत बौद्धों के अगले धर्म गुरु का अवतार भारत में हो सकता है। दलाई लामा का ये भी बयान कि चीन के दखल को चुनौती वो दे रहे हैं, भारत इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए चीन नए दलाई लामा के चुनाव में अपनी अहम भूमिका चाहता है, ताकि वो दोहन, स्वर्ण कलश, मनमानी, मिनरल्स, जो ध्यान है उसका, वो सब कंट्रोल पे आ जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और कैसे दलाई लामा की नियुक्ति होती है, कैसे पहचान, पूरी प्रक्रिया क्या होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।